का जो वीडियो है इसमें हम सम सीमांत उपयोगिता नियम को देखेंगे। इसके पूर्व में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखा। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसी को गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है। गोसेन का दूसरा नियम, पहला नियम हमने देखा जिसको सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं, और इसी को ये जो आपका अभी का जो वीडियो है इसमें सम सीमांत उपयोगिता नियम, इसको गोसेन का दूसरा नियम भी कहा जाता है और प्रतिस्थापन का नियम भी कहा जाता है। अब देखिए प्रतिस्थापन का नियम इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था, या पहले वाले जो हमने सिद्धांत देखा उस नियम के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यहाँ पर सम सीमांत उपयोगिता में यहाँ पर व्यक्ति जो उपभोक्ता है वो विवेकशील उपभोक्ता की बात की है। विवेकशील उपभोक्ता यानी जब वो वस्तुओं का प्रयोग करता है उसके पास असीमित आवश्यकताएं हैं, लेकिन साधन कैसे हैं? सीमित हैं। लेकिन उन सीमित साधनों का वो एक विवेक के रूप में इस्तेमाल करता है, बुद्धि से इस्तेमाल करता है, मतलब वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से खर्च करता है कि उससे बहुत ज्यादा उसको संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसलिए कहा जाएगा यह सम सीमांत उपयोगिता नियम को ही प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया, जो उसके पास कीमत है यानी जो साधन उसके पास में है उन साधनों के माध्यम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसने अनेक वस्तुओं को इस प्रकार से उसके ऊपर खर्च किया कि ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि वह प्राप्त करे। और इस नियम को सम सीमांत नियम इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ सीमांत उपयोगिता को बराबर इक्विवेलेंट करने की कोशिश की गई है। मतलब जो हर बार सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे कम हो रही है, तो देखिए कुल उपयोगिता तो कम होते चली जाएगी, थोड़ा तो परिवर्तन होगा ही, लेकिन वहां से संतुष्टि की मात्रा अधिकतम प्राप्त हो तो सीमांत उपयोगिता जो है वो संतुष्टि की मात्रा के बराबर हो। तो इस प्रकार से एक जैसी सीमांत उपयोगिता के आधार पर या एक जैसे मूल्य के आधार पर इसको सम सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। आप कुछ तालिका के माध्यम से, कुछ तालिका और कुछ मदों के माध्यम से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करती हूँ। एक्स वस्तु की इकाइयां हैं, फिर एक्स वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता है, वस्तु की कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली उपयोगिता, यानी यहाँ मूल्य, ये देखिए पी एक्स मतलब एक्स का प्राइस कीमत, और एक्स वस्तु के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता यानी एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की, मतलब इसकी सीमांत उपयोगिता, और इसके बाद में इसका आधिक्य हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ इकाइयां ले रहे हैं वस्तु की, यहाँ पर एक वस्तु की इकाई ली, पर हमको यहाँ पे टोटल 50 रुपए खर्च करने हैं। 5 इकाइयां हमको खरीदनी है और प्रत्येक का मूल्य समान है। समान है यानी इसका प्रत्येक का मूल्य हम 10 रुपए मान रहे हैं, तो 5 इकाइयां हम खर्च करेंगे, मतलब कितना हो गया? 50 रुपए। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब अधिकतम आपके पास है, अपने अधिकतम संतुष्टि आपको प्राप्त करना है, तो अधिकतम संतुष्टि कितनी हो गई? 5 से 5 इकाइयों के प्रयोग से ये हो गया 10। इस प्रकार से दूसरे से 40 उपयोगिता, मैक्सिमम उपयोगिता 50 ही आपको लेना है। तीसरी यहाँ कम होते जा रही है, 30, ये 10 ही रहेगी। 4, ये आपका 20, यहाँ पे आपका 10 ही है। 5, उसके बाद ये हो गया 10, ये आ गया 10। देखिए ये जो बिंदु है ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत उपयोगिता और त्यागे जाने वाली यानी कीमत जो है वो दोनों बराबर हो गई। तो इस प्रकार यहाँ जहाँ सेम पॉइंट आया है वो आपकी सीमांत उपयोग अधिकतम संतुष्टि का बिंदु हो गया। अब छठी यानी ये 5 हो गई, तो आपकी यहाँ पर 10 में से ये इधर पैसे हम उतने ही जा रहे हैं हमारे 10 में से, मतलब 10, लेकिन इसकी उपयोगिता यहाँ माइनस हो गई क्योंकि हमने 5 इकाइयों का प्रयोग से हमको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही। अब आधिक्य देखिए कैसे निकालेंगे। 50 में से 10 गया, ये हुआ आपका 40। 40 में से 10, ये हुआ 30। फिर 30 में से 10, ये हुआ 20 आपका। फिर 20 में से फिर 10 माइनस किया, ये हुआ 10। यहाँ 10 ऋण 10, ये आ गया 0।
यानी ये जो पॉइंट है ये अधिकतम संतुष्टि को दर्शा रहा है, और ये यहाँ पर गया आपका ऋणात्मक, यानी 5 ऋण 10 ये हुआ आपका ऋण 5। तो ये आपका उपभोक्ता का संतुलन बिंदु, जहाँ पे उपभोक्ता कैसा है, पूर्णतः संतुष्ट है। अब यहाँ पे हमने जो इसके पहले जो नियम पढ़ा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसमें सारी चीजें आपकी ऋणात्मक होते चले जा रही, कम होते जा रही, कुल उपयोगिता भी कम। पर वहां पे हमने एक वस्तु के प्रयोग के, वहां पे विवेक का निर्माण नहीं है, उसमें कई जो उपलब्ध और संसाधन हैं। एक तो उसका मान्यता थी कि लगातार वस्तु का प्रयोग करना है, और जो अन्य विकल्प भी है वो भी उसके समकक्ष होंगे, अन्य वस्तुएं उसी के जैसी होगी, लेकिन यहाँ पे उनके पास में विकल्प है। तो यहाँ उपभोक्ता को, विवेकशील उपभोक्ता की कल्पना की है हमने कि उपभोक्ता जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसके पास जितने भी पैसे हैं या जितने भी साधन हैं, उस साधन से वो इस तरह से वस्तुओं को खरीदेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोगिता प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो। तो यह नियम समसीमांत, इसलिए इसको कहा गया है कि यह सीमांत उपयोगिता को समान लाने की कोशिश करता है। मतलब ये जैसे हमने एक जैसे आंकड़े लिए हैं, इसका मूल्य जो है एक जैसा निर्धारित है कि एक ही मूल्य पे आधारित है। तो इस प्रकार से 50 अधिकतम संतुष्टि की मात्रा 50, तो 50 से 10 हम माइनस करके, यानी उसकी जो सीमांत उपयोगिता है उसको समान रखने की कोशिश की गई है, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो सके। ये हुआ समसीमांत उपयोगिता में, जब हमने किसी वस्तु का मूल्य जो है एक ही वस्तु के उपभोग के माध्यम से, वस्तु के मूल्य के आधार पर इस तरह से तालिका के माध्यम से उसको समझ सकते हैं। लेकिन अब एक ही वस्तु ना होके कई वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग हो सकता है। एक वस्तु का हम एक ही प्रयोग नहीं कर सकते, उसको अलग अलग ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता का हमने आधार बनाया है। अब यदि हम देखते हैं कि वस्तु हमारे पास में एक से अधिक है, यानी हम उसको कह सकते हैं या दो से अधिक वस्तुएं जिनका मूल्य एक हो। अब वस्तुएं 2 या 2 से अधिक है, लेकिन उसकी मूल्य एक होगा। यानी जैसे देख लीजिए आपका PX ये प्राइस है पहली वस्तु का, दूसरी वस्तु हम लेते हैं Y। वस्तु एक वस्तु हो गई आपकी X और दूसरी वस्तु हो गई Y। ये वस्तुएं हैं आपकी जिसका मूल्य PX और PY है। अब इसका मूल्य निकालने के लिए हमको जब यदि दोनों का मूल्य समान हो, यानी X और PX बराबर PY हो, तब तो उसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, मार्जिनल यूटिलिटी X बराबर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी Y। ये हमारी दूसरी कंडीशन में काम कर रहा है। जबकि वस्तुएं कैसी हैं, 2 वस्तुएं हैं। यहाँ वस्तुएं कितनी हैं, 2 वस्तुएं हैं, और दोनों वस्तुओं का मूल्य एक समान है। इन दोनों वस्तुओं का मूल्य समान। इस कंडीशन में ये जो तालिका हमारी बनी है, यहाँ पे एक ही वस्तु के उपभोग के आधार पे समसीमांत उपयोगिता नियम को हमने दर्शाया। लेकिन यहाँ पे वस्तुएं 2 हैं, लेकिन उनका मूल्य समान है। अब मूल्य समान होने से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी दोनों वस्तुओं की मार्जिनल यूटिलिटी यानी संतुष्टि की मात्रा कैसी होगी, 1 होगी, क्योंकि हम उसकी सीमांत उपयोगिता कैसे दर्शा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम यही दर्शाता है कि उसके सीमांत उपयोगिता को हमने बराबर कर दिया, क्योंकि हमारा उपभोक्ता क्या कर रहा है, ये अलग अलग वस्तुओं पर अधिकतम संतुष्टि के माध्यम से उसको अपने आप को संतुष्ट कर रहा है, यानी सीमांत उपयोगिता उसकी समान की जा रही है। तो इसलिए मूल्य 1 होने के कारण MUX बराबर से MUY। लेकिन थर्ड कंडीशन, ये आपकी फर्स्ट, ये आपकी सेकंड कंडीशन, अब आ जाती है आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में वस्तुओं का जो मूल्य है, वस्तुएं हमारी वही 2 है, X और Y, लेकिन इसका मूल्य जो है ये भिन्न भिन्न है, यानी मूल्य असमान। वस्तुओं का मूल्य कैसा है, असमान। तब की कंडीशन में एक हमारा इसमें फॉर्मूला बनेगा MUX बटे PX
बराबर होगा MUX बटे PX बराबर होगा MUY बटे PY। यानी यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी यानी X की सीमांत उपयोगिता और Y की सीमांत उपयोगिता उनके मूल्यों के अनुपात से निकाली जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे थर्ड कंडीशन में जहाँ वस्तुएं दो हैं लेकिन उनके मूल्य जो है दो या दो से अधिक हो सकती हैं, फॉर्मूला इसी प्रकार से उसका होगा, लेकिन उनके जो मूल्य है वो असमान है। तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, इन अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से अपने साधन को खर्च करेगा या अपने धन को खर्च करेगा कि जिनसे उनको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। यही आपका समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। इसी को गोसेन का दूसरा नियम, इसी को प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। अब इसके पश्चात हम उदासीनता वक्र को देखते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र क्या है? देखिए, उदासीनता वक्र हम उसको कहेंगे किसी के प्रति उदासीन हो जाना, यानी वहां से ध्यान हट जाना। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने अनेक वस्तुओं का प्रयोग करना चालू कर दिया, दो वस्तुओं का प्रयोग हम ले रहे हैं और इस प्रकार से क्या हो रहा है, एक संयोग बन रहा है, अलग अलग वस्तुओं का संयोग बन रहा है। मान लीजिए आपके पास में 50 रुपए दिए हैं, आपके पेरेंट्स ने घर में आपको 50 रुपए दिए और कोई भी दो फल लाने के लिए बोला है, लेकिन दो फल में से आपको ये बोला है कि उसमें सेब होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे विवेक का इस्तेमाल कैसे करता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का बच्चा या व्यक्ति जो है विवेक का निर्माण, अपना उपयोग कैसे करता है। वह मार्केट जाता है और उन संयोगों के आधार पर वो सोचता है कि हाँ मुझे सेब लेना कंपलसरी है, 50 रुपए। अब सेब यदि महंगा है और कम से कम 2 सेब होना चाहिए, ये भी कंडीशन बोल दिया है, तो 2 सेब कंपलसरी है क्योंकि उसको पूजा में रखना है या जिस भी पर्पज से मंगाया गया है। तो अब वो ऐसा अन्य कौन सा फल ले ले कि उसके पैसे में अधिक फल भी आ जाए, घर की जरूरतें भी पूरी हो जाए और अधिक से अधिक संतुष्टि भी मिल जाए, क्योंकि उसके पास साधन सीमित है। उसको सिर्फ 50 रुपए दिए हैं और उसमें बोला है 2 फल लाना है आपको, कम से कम 2 फल लाना है, आप 3 भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें सेब जरूर होना है। तो इस प्रकार अब वो किस प्रकार अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, तो यहाँ पर यदि वो 2 फल लाता है तो वो 50 रुपए को वो 2 चीजों में, 2 फलों के इसमें डिवाइड करेगा, वो उसका संयोग बनाएगा। तो जो संयोग बनेंगे ये हो सकता है कि 2 सेब मिल रहा है तो 2 केला आ रहा है, या एक सेब मिल रहा है तो उसके साथ में 5 केला आ रहा है, यदि हम केले और सेब को ले रहे हैं उसी 50 रुपए में। तो इस प्रकार से वो किस प्रकार से दोनों फलों के आधार पर 2-2 संयोग बना रहा है। तो ये जो संयोग बन रहा है, 2 फलों का जो संयोग बन रहा है, इसी को हम, कोई एक संयोग वह उठाएगा तो अन्य संयोगों के प्रति जब वह उदासीन हो जाता है तो वही उसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। इस वक्र को उदासीनता वक्र भी कहते हैं, तटस्थता वक्र भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको अनाधिमान वक्र भी कहा जाता है। देखिए बच्चों, नाम याद रखिएगा, उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र और साथ ही अनाधिमान वक्र, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इन वक्र के आधार पर अब इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी एक तालिका बनाती हूं मैं, ताकि आप लोग इसको समझ पाए। तो तालिका में हम देखिए, ये जो संयोग बन रहा है, यहाँ हमको 2 फल लेना है, एक हम संतरा लेते हैं, दूसरा सेब लेते हैं। तो यहाँ हमारा संतरे की मात्रा, यहाँ सेब और यहाँ पर लेते हैं प्रतिस्थापन की दर। प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? देखिए, प्रतिस्थापन की दर इस संतरे के बदले में कितने सेब का हमको त्याग करना पड़ेगा, यानी उसका अनुपात इनकी तुलना में कितना होगा, वह उसकी दर कहलाएगी। अब हम प्रथम संयोग ले रहे हैं, कुल 5 संयोग हम लेते हैं। यहाँ पे संतरे पहले संयोग में 2, तो यहाँ पर सेब की मात्रा हो गई आपकी 14। दूसरे संयोग में आपका 4 संतरा है, तो यहाँ पे सेब की मात्रा हो गई 10। तीसरे संयोग में संतरा आपका 6 है,
तो संतरे के साथ में सेब आपका 7 है। ठीक उसी प्रकार चौथा संयोग और पांचवा संयोग। तो देखिए 5 संयोग हम ले लेते हैं और इस प्रकार से ये इसके संयोग बने हुए हैं। 2 संतरे लेने पर 14 सेब आपको मिलेंगे। जब आपने प्रथम इकाई में यानी मुद्रा का खर्च किया है, पहले संयोग में जितने पैसे आपको दिए हैं उस पैसों के माध्यम से 2 संतरे और 14 सेब का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो प्रतिस्थापन की दर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे संतरे की मात्रा बढ़ रही है लेकिन सेब की मात्रा क्या होते जा रही है, कम होते जा रही है। तो प्रतिस्थापन की दर में 1 संतरा बराबरी से 4 सेब, इनका यहां से रिलेशन नहीं है, है ना। आपको ये समझा देती हूँ। प्रतिस्थापन की दर यानी क्या कहलाएगा, यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, यानी यदि हमको संतरे की जगह इसका हमको त्याग करना है तो एक वस्तु का हमको त्याग करना है, या इस वस्तु को हमको बढ़ाना है तो इसका हमको त्याग करना पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच में जितना त्याग कर रहे हैं वही उसकी प्रतिस्थापन की दर होगी। मतलब इसकी जगह कितना हमने प्रतिस्थापित किया। जैसे हमने पहली वाली कंडीशन के लिए यदि हम 1 संतरा बढ़ाते हैं तो हमको 4 सेब का त्याग करना पड़ेगा। ये प्रतिस्थापन की दर है, इन दोनों का रिलेशन यहाँ नहीं है। ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन में जब 4 संतरे हैं तब 10 सेब है। अब देखिए हम संतरा, एक ही संतरा ले रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में हम इस आधार पे 3 सेब ले रहे हैं। यानी 1 संतरा यदि हमने बढ़ाया है तो हम 3 सेब का त्याग करेंगे। तो इस प्रकार से थर्ड कंडीशन हुई। फोर्थ, ये फर्स्ट के लिए हुआ, सेकंड के लिए हुआ, थर्ड के लिए 1 संतरा बराबरी से 2 सेब, और अंत पे 1 संतरा बराबरी से 1 सेब। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, जैसे जैसे ये उच्च होते जा रहा है, यहाँ पे उच्च मान के लिए यहाँ पर ये निम्न होते चला जाएगा। यानी इसकी प्रतिस्थापन कैसी होती जाएगी, निम्न होती जाएगी। यहाँ संतरे का रेट बढ़ते जा रहा है, संतरे का संख्या, क्वांटिटी, इकाई बढ़ते जा रही है, लेकिन हम यहाँ एक एक ले रहे हैं। लेकिन यहाँ बढ़ने के कारण सेब की इकाइयां जो है ये एक ही संतरे के बदले में कम होते जाएगा। यही प्रतिस्थापन की दर है। मतलब यदि एक इकाई निम्न से उच्च होते जाती है तो दूसरी इकाइयां जो होगी वह उच्च से निम्न होते चले जाएगी। यानी ये प्रतिस्थापन जो है, एक संतरे की पहले जगह 4 सेब था पहले, क्योंकि यहाँ पे संतरे की मात्रा कम थी तो यहाँ पे हमको ज्यादा त्याग करना पड़ा, क्योंकि ये जो प्रतिस्थापन दर है इनसे हमको समान संतुष्टि प्राप्त करना है। अभी भी हमारा उदासीनता वक्र जो है देखिए संतुष्टि के ऊपर ही डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर अब कोई एक संयोग व्यक्ति चुनेगा। उपभोक्ता इन 5 संयोग में से कोई एक ही संयोग चुनेगा और उस एक संयोग को चुनाव करने के बाद में बाकी के लिए वह उदासीन हो जाएगा। कोई एक ही संयोग, लेकिन ये ऐसे संयोग है जिससे सभी में समान संतुष्टि उसको मिलती है। सभी संयोग से कैसी संतुष्टि मिल रही है इसको, समान संतुष्टि। जितने भी संयोग बने हैं, 5 संयोग हमने दिए हैं, ये समान संतुष्टि दे रहे हैं, लेकिन अब उसको चयन करना है उसकी पसंद के अनुसार, उनकी जरूरतों के अनुसार कि वो किस प्रकार का संयोग ले। यदि वह संतरा ज्यादा पसंद करता है तो वह इसको ज्यादा वालों को ले सकता है। यदि सेब ज्यादा पसंद करता है, उसके घर के मेंबर जिस प्रकार से पसंद करते हैं उस आधार पर वह उस संयोग को चुनाव कर सकता है। तो यही आपका क्या है, उदासीनता वक्र है। अब इसी को हम रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी तालिका को हम रेखा चित्र से प्रदर्शित करेंगे, तब आपका उदासीनता वक्र का पूरा जो क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों इसमें कि उदासीनता वक्र को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो सचित्र टिप्पणी कीजिए। तो उसमें आपको तालिका भी बनानी है, उदासीनता वक्र के बारे में लिखना है, संयोगों के बारे में लिखना है, और तालिका के बाद में आप उसको रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ हम तालिका के आधार पर रेखा चित्र बना रहे हैं। हमने एक्स अक्ष पे सेब की इकाइयां ले लेते हैं, वाई अक्ष पर संतरे की इकाई ले लेते हैं। संतरे की इकाइयां, तो संतरे की इकाइयां
और यहाँ पर है सेब की इकाइयां। इसका रेखा चित्र बनाना ज्यादा कठिन नहीं है। यहाँ 1 से लेके यहाँ 14 तक के जा रहा है सेब, तो हम इसको छोटा छोटा ले लेते हैं, या 2 के आधार पे हम ले लेते हैं इसको। 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14। इधर भी 2 का ही मार्जिन ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमारा डायग्राम बनाते हैं हम। पहले वाले में 2 संतरा है और 14 सेब है, तो 2 और 14। ये आ गया। फिर 4 और 10, 4 संतरे और 10, फिर 6 संतरे हैं और 7 सेब है। 6 संतरे, 7 यहां पर आ जाएगा। फिर 8 संतरे हैं और 5 सेब है। ये आ गया। फिर 10 और 4, ये जो वक्र बनेगा इससे ये कहलाएगा आपका उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र 2 विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो अन्य संयोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। इसी को तटस्थता वक्र भी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक संयोग के प्रति वो तटस्थ हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और अन्य संयोगों पर वह ध्यान नहीं देगा। कोई भी एक संयोग का चुनाव करना उसे आवश्यक हो जाएगा। इसी को अनाधिमान वक्र भी कहेंगे, उदासीनता वक्र भी कहेंगे और तटस्थता वक्र भी कहेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ मान्यताएं हैं। मान्यता ये है कि वस्तुएं जो है परिस्थिति एक जैसी होना चाहिए, जैसे अभी हमने अन्य नियमों के लिए पढ़ा है। यहाँ पे चुनाव करने के लिए वही है, समान मूल्य के समान रहेंगे, स्थितियां परिस्थितियां समान रहेगी, कुछ मार्केट में कुछ नया चीज नहीं आ जाएगा, सारी चीजें जो है यथावत रहेगी। सारे संयोगों के लिए वस्तुएं एक समरूप रहेगी और अन्य कई प्रकार की कुछ अन्य चुनाव के लिए उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। अचानक से धन नहीं आएगा, जितने साधन है वह सीमित साधन है, आवश्यकताएं असीमित है, तो वही साधनों के आधार पर उसको अपने संयोग का चुनाव करना होगा। और इसमें भी आपको बहुत ज्यादा है जरूरी है कि वस्तु जो उपभोक्ता है अपने विवेक का निर्माण कर रहा है, यानी विवेकशील उपभोक्ता की कल्पना की गई है जो सही संयोग करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। यानी जैसा उसका उसकी अधिकतम संतुष्टि के लिए उसकी चयन प्रक्रिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है उदासीनता वक्र। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम संयोग की बात कर रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं संयोगों पर आधारित बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। तो आज के लिए आप उदासीनता वक्र समसीमांत उपयोगिता नियम को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस को आप तैयार करेंगे। धन्यवाद। उदासीनता वक्र, यदि हम एक से ज्यादा उदासीन वक्र को प्रदर्शित करते हैं ग्राफ के ऊपर तो वह तटस्थता मानचित्र कहलाता है। देखिए, तटस्थता मानचित्र यानी एक से अधिक उदासीनता वक्र को या तटस्थता वक्र को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अभी हमने एक डायग्राम बनाया, उसी के आधार पे हम देख सकते हैं ये कैसा जा रहा है। ये इस तरह से एक बना, ये पहला ले लीजिए हम IC1। IC1 मतलब इंडिफरेंस कर्व यानी उदासीनता वक्र। फिर उसी के बाद में दूसरा ये IC2,
IC3, IC4। तो इस प्रकार एक ही रेखा चित्र पर, एक ही ग्राफ पर यदि अन्य अलग अलग संयोगों के आधार पर उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करते हैं तो वह तटस्थता मानचित्र कहलाता है। अब यहाँ उदासीनता वक्र की कुछ विशेषताएं हैं, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। तो यहाँ मैंने अपनी उसकी कुछ विशेषताओं को शॉर्ट्स में लिखा है, आप उसको अच्छे से सेंटेंस बना के लिखेंगे। तो देख सकते हैं आप उदासीनता वक्र की विशेषताएं। यह बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ होता है और इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। देखिए बाएं से दाएं की ओर गिरता हुआ वक्र है, मतलब ऋणात्मक है क्योंकि कम होते जा रहा है, तो इसलिए इसका ढाल कैसा हो गया है आपका, ऋणात्मक, कम होते जा रहा है। इधर नीचे कम हो रहा है तो ये नंबर्स कम की तरफ दिखा रहा है, ढलान। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती है। मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु है, इसकी तरफ उन्नतोदर। उन्नतोदर मतलब क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, उन्नत लेंस और अवतल, है ना। तो ये उन्नत मतलब बीच में एक दूसरे से दूर हो रहा है। तो देखिए यहाँ से और सिरों पर कैसा हो रहा है, पास में आ रहा है, तो ये उन्नतोदर है। और एक होता है आपका अवतल, ये अवतल कहलाता है। ये दो चीज आपने पढ़ी होगी उत्तल और अवतल लेंस के बारे में। तो ये उन्नतोदर है, इसलिए ये शब्द यूज करेंगे आप, उन्नतोदर है। और उसका कारण क्या है, उन्नतोदर इसलिए है क्योंकि अभी हमने प्रतिस्थापन की दर भी देखी, प्रतिस्थापन दर कैसा होता है, कम होते चला जाता है। तो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर कैसी होती है, घटती है। फिर किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता, वो अक्ष के ऊपर जाएगा ही नहीं, वो इधर उधर कर्व हो रहा है ऐसे, मतलब अक्षों को नहीं छुएगा। जबकि हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में देखा कि अक्ष को काट के नीचे आया है ना, ये इसमें यहाँ नहीं होगा। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। यहाँ मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन 4 बनाए हैं, चारों जो है एक दूसरे को ये कभी नहीं काटेंगे। कितने भी उदासीनता वक्र बना लेंगे, क्योंकि उनके संयोग अलग अलग होंगे, संयोगों में से एक जैसा नहीं आएगा, तो इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटते। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में वक्र समानांतर होते हैं। देखिए पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं जब हो गई, एक जैसी वस्तुएं आ रही हैं, तो वो समानांतर हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। तो समानांतर हो सकते हैं, देखिए ये दोनों थोड़े समानांतर दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ जब इस वस्तुएं जो है एक जैसी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, तब वह समानांतर होगा वक्र, अन्यथा यहाँ आवश्यक नहीं है। गोलाकार वक्र गोलाकार भी हो सकते हैं ये, और यदि हम और निकाल रहे हैं तो ये ऐसा भी जा सकता है, यानी गोलाकार वक्र भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मुख्य जो महत्वपूर्ण 6 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं, इनको आप क्वेश्चन के नोट्स के रूप में अच्छे से बना के रखिए, और इस प्रकार से आपका तटस्थता वक्र या समसीमांत उपयोगिता नियम और उदासीनता वक्र कंप्लीट होता है। धन्यवाद।